केजरीवाल को आप सुन रहे थे। उनका कहना है कि दिल्ली में 18 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं उनको मुफ्त टीका लगाया जाएगा। ये अरविंद केजरीवाल ने अभी ऐलान किया है। और आइए अब हम अपना खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत शुरू करते हैं। आत्मनिर्भर भारत में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि देश में कोविड महामारी की दूसरी लहर जब आई तो कहीं न कहीं देश में ऑक्सीजन की समस्या, ऑक्सीजन की मांग बढ़ने लगी और इस मांग को किस तरह से सरकार पूरी कर रही है, इस बारे में हम बातचीत करेंगे। किस तरह से ऑक्सीजन को लेकर के देश आने वाले समय में और आत्मनिर्भर हो सकता है, इस बारे में हम बात करेंगे। और हमारे साथ 3 विशेष मेहमान भी यहाँ पर जुड़ेंगे और मेरे सहयोगी शुभेंदु भी हमारे साथ ऑनलाइन इस वक्त जुड़ चुके हैं। तो शुभेंदु, आप बिल्कुल जी बिल्कुल चंद्रशेखर, धन्यवाद आपका एंड वेलकम टू दिस स्पेशल एडिशन ऑफ आत्मनिर्भर भारत. We know that the COVID pandemic is raging across India, this second wave, and it's thrown a new challenge, the challenge of oxygen availability. Now, although the health infrastructure was not prepared for such a huge requirement, but now we see that the central government, through its various agencies, through the support of defense staffs, they've now made it possible for the oxygen to reach every corner of the country. And today in Atmanirbhar Bharat, we'll talk about different efforts, whether it's Oxygen Express, whether it's about the Air Force lifting oxygen cylinders, or the Navy supplying oxygen cylinders to even far off places like the island territories. Those will be the focus of this special edition of Atmanirbhar Bharat. Chandrasekhar, if you could introduce our guests who are joining us in the program. बिल्कुल बिल्कुल शुभेंदु, हमारे साथ 3 विशेष मेहमान आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं इन सब मामलों पर बातचीत करने के लिए। हमारे साथ गौरव सिंह हैं, डिप्टी सेक्रेटरी हैं टैक्स रिसर्च यूनिट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से। हमारे साथ वाइस एडमिरल शेखर सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर्मर चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। हमारे साथ मदन मोहन जैड़ा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ब्यूरो चीफ हैं हिंदुस्तान के, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारे साथ मदन जैड़ा इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनसे ही हम शुरुआत करते हैं। उसके बाद हम अपने बाकी एक्सपर्ट से बात करेंगे कि क्या कुछ किया जा रहा है इस बारे में। मदन जैड़ा, किस तरह की ये समस्या है और किस तरह से आप इस समस्या को एक्सप्लेन करेंगे? अभी सरकार की ओर से काफ़ी कदम उठा लिए गए हैं। अभी ऑक्सीजन की जो किल्लत थी वो कहीं ना कहीं अब एक हद तक दूर कर ली गई है, लेकिन इस पूरी समस्या को, क्योंकि हम आत्मनिर्भर भारत ये कार्यक्रम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपदा के बीच में हमको ये भी सोचना है कि हम जो विभिन्न चुनौतियां हमारे सामने आ रही हैं उन चुनौतियों से किस तरह से लड़ें, अपने देश को आत्मनिर्भर बनाएं, आने वाले वक्त में इस तरह की समस्याएं हमारे सामने नहीं आए। देखिए, मुझे लगता है कि जो अभी समस्या पैदा हुई है ऑक्सीजन की, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि देश में ऑक्सीजन की कमी पहले भी नहीं थी। करीब हमारा जो प्रोडक्शन अगर हम देखें तो 7,500 मीट्रिक टन पर डे ऑक्सीजन देश में पैदा होती है। और ये भी सही है कि इसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा इसका इस्तेमाल जो होता है वो इंडस्ट्रियल यूज के लिए होता है। और जो मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड जनरली रहती है वो 2,500-3,000 मीट्रिक टन के आसपास रहती है। लेकिन जैसा कि सब जानते हैं कि जो कोरोना की दूसरी लहर आई है, इसमें मरीजों को ऑक्सीजन की डिमांड थोड़ा ज्यादा जरूरत महसूस हो रही है। और दूसरा ये भी रहा है कि एक साथ बहुत सारे पेशेंट आ गए। पिछली बार की अगर हम पहली लहर की तुलना करें तो सिर्फ 10 लाख एक्टिव केसेज हमारे पास सबसे ज्यादा एक मैक्सिमम पीक कहेंगे पीक पर थे, लेकिन इस बार वो आंकड़ा 25 लाख तक पहुंच चुका है, अभी पहुंच चुका है। तो एक हमारे पास जो मेडिकल ऑक्सीजन की एक लिमिटेड, मतलब एक जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, जो हमारा तंत्र था, वो एक हमारा 10 लाख 15 लाख पेशेंट को केयर करने के लिए काफी था। लेकिन जब वो पेशेंट संख्या बहुत ज्यादा चली गई तो सरकार ने जो कदम उठाने थे उन्होंने इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को मेडिकल ऑक्सीजन की तरफ डाइवर्ट किया, एक अच्छा कदम है। लेकिन जो असल समस्या हुई है, जो हमें आज हम देख रहे हैं या जो 1 दिन पहले तक देख रहे थे, वो सिर्फ इसलिए हुई है क्योंकि जो ऑक्सीजन जहां पहुंचनी चाहिए और जहां से पहुंचना चाहिए वो तंत्र में थोड़ा सा दिक्कतें हैं। मान लो दिल्ली को ऑक्सीजन चाहिए तो दिल्ली को बहुत दूर से ऑक्सीजन आनी पड़ रही है, और उस लाने में और उस ऑक्सीजन को लाने ले जाने के जो उपकरण हैं उनकी पर्याप्त उपलब्धता नहीं होने की वजह से ये प्रॉब्लम पैदा हुई है। लेकिन
अब जिस तरह से इसको सरकार ने और सरकार के सभी विभागों ने और यहाँ तक कि जो हमारे डिफेंस फोर्सेज ने इस समस्या को एक युद्ध स्तर पर उठाया है, और एक दो तरह से काम हो रहा है। मुझे लगता है कि ये काम दो तरह से हो रहा है। एक तो जो इमीडिएट समस्या है ऑक्सीजन की, जो कमी जहां है वहां पहुंचाने की कोशिश हो रही है। दूसरी समस्या है कि इस समस्या को अगर ये आगे भी बनी रहती है और ये कोरोना की, अगर पता नहीं है कि 1 महीने बाद कोरोना की स्थिति क्या होगी, तो आगे के लिए भी प्लानिंग हो रही है। नए संयंत्र लगाए जा रहे हैं। कल जिससे प्रधानमंत्री पीएम केयर से 551 एक ऑक्सीजन संयंत्र लगाने की योजना मंजूर हुई है। हर जिले में एक संयंत्र लगाया जाएगा। तो एक हमारा काम हो रहा है कि अभी हम समस्या को कैसे सॉल्व करें, दूसरा कि आगे के लिए अगर समस्या पैदा होती है तो उसको किस तरह से हम टैकल करें और एक स्थायी रूप से ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयास करें। तो दोनों स्तरों पर सरकार की तरफ से प्रयास हो रहे हैं। मुझे लगता है कि अगले 1-2 दिन में जो ये स्थिति अभी बनी हुई है थोड़ा ऑक्सीजन शॉर्टेज के अस्पतालों में, ये समस्या दूर हो जाएगी और हम आगे की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे। ठीक है मदन जी, आप हमारे साथ बने रहिए। और क्या क्या सरकार कर रही है, क्या कुछ कदम सरकार ने उठाए हैं, हम ग्राफिक्स के जरिए भी हम अपने दर्शकों को अभी बताएंगे कि क्या कुछ कदम सरकार की ओर से उठाए गए हैं। दरअसल मामला ये है कि एक तो देश के अंदर ऑक्सीजन कितनी है और जितनी ऑक्सीजन है वो सब जगह तक पहुंचे, और दूसरा यह है कि देश के बाहर से जो ऑक्सीजन या ऑक्सीजन से रिलेटेड जो इक्विपमेंट आते हैं उनके लिए सरकार क्या कुछ कर रही है। हमारे साथ गौरव सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डेप्यूटी सेक्रेटरी हैं टैक्स रिसर्च यूनिट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। गौरव जी, सरकार ने काफी कुछ इस बीच में कदम उठाए हैं, जैसे ऑक्सीजन से संबंधित उपकरणों पे सीमा शुल्क और स्वास्थ्य उपकर ये सब खत्म किया है। किस तरह से इन कदमों को आप एक्सप्लेन करेंगे? जैसा कि आप जानते हैं 24 अप्रैल को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक हाई लेवल मीटिंग ली थी, जिसमें उन्होंने समीक्षा की हमारी ऑक्सीजन सप्लाई की, ऑक्सीजन डिमांड की, एंड उन्होंने एम्फेसाइज किया कि बहुत जरूरी है कि हम अपना ऑक्सीजन की सप्लाई को इंश्योर करें कि ऑक्सीजन। इसी तहत कई अहम निर्णय लिए गए, जिसमें एक था कि ऑक्सीजन के तो मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, देन ऑक्सीजन बनाने के लिए इक्विपमेंट, ऑक्सीजन को स्टोर करने के लिए, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए इक्विपमेंट, इन सबको एग्जेम्पशन दिया गया कस्टम्स ड्यूटीज में। और ये एग्जेम्पशन 31 जुलाई तक है, 3 महीने के लिए एग्जेम्पशन दिया गया है। इसके अतिरिक्त हमने कोविड वैक्सीन है, जैसे कोविशील्ड वैक्सीन है, उसको 10% लगती है, पैसेंजर यूनिट में है, तो हमने 3 महीने के लिए एग्जेम्पशन दिया है कस्टम ड्यूटीज। इससे हमारा एक तो, और इसके अतिरिक्त हमने कस्टम में आदेश दिया कि जितने कोविड रिलेटेड आइटम्स हैं ऑक्सीजन के खासतौर पे, उनका जब भी हो, आयात हो, तो उसके तुरंत क्लियरेंस करें ताकि जल्दी से जल्दी वो पेशेंट तक पहुंच सके। ठीक है गौरव, आप हमारे साथ बने रहिए। शुभेंदु जी, Shekhar, I'd like to come to Vice Admiral Shekhar Sinha. Sir, we know the defense forces have always risen up to the challenge each time the nation has been in a crisis. Now, one of the important aspects of providing oxygen to every corner of the country, not just focus on the needs of the national capital. And we know the Navy is playing a very crucial role. The Navy is taking oxygen supplies to far off island territories as well. We'll talk about each of the aspects, but first, if you could give us more details about this particular effort, that even far off remote parts of the country and the oxygen requirement there is also being fulfilled by the Navy and the Defense Forces. Sir. Thank you very much for getting me on the program. Aid to civil power is one of the very important roles in the peacetime for the Navy and for that matter even for the Army and the Air Force. And the islands are reachable by the ships and aircraft, but as you know that Aditi does not have a very big runway. It has got a very small runway on which a Dornier type of aircraft can land, and therefore most of the logistic support even in non-crisis time is supported by the Navy. And there is a complete liaison between the civil administration there, Union Territory, Lakshadweep administrator and the Navy. There's a naval officer in charge. So those requirements are projected, and the Navy does it not only for naval personnel, it does for the whole island, for the whole civil community. So I think that this is our bounden duty to support the people, because after all, this is People's Navy, it is People's Armed Forces. And then Honorable Raksha Mantri has given a very clear directive that all the facilities of armed forces should be open to the civil world, to the brothers and sisters who are suffering. And it is very much in compliance to that
that the Southern Naval Command has taken this initiative. ठीक है एडमिरल, आप बने रहिए हमारे साथ। एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर ले रहे हैं और ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। कैसी हंसी मुस्कानों की धुन, जिंदगी मक्खन, खोलो ढक्कन डूबे डूबी डू, जिंदगी मक्खन, अमूल बटर, पतली पतली डिलिशियस। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आत्मनिर्भर भारत में हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से जो ऑक्सीजन की स्थिति है वो देश में क्या कुछ है और ऑक्सीजन की स्थिति को और अच्छा करने के लिए क्या कुछ कदम सरकार की ओर से उठाए गए हैं, उन्हीं सब पे हम बात कर रहे हैं। मदन जेड़ा, प्रधानमंत्री की ओर से जो पीएम केयर्स के माध्यम से देश भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 551 पीएसए ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। देश भर के जिला मुख्यालयों पर सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र लगाए जाएंगे। इन संयंत्रों को जल्दी शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री ने कहा है और साथ ही साथ जो जिला मुख्यालय है उनको इनसे ऑक्सीजन मिलेगा। ये कदम को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, मुझे ये लगता है कि अगर हर अस्पताल के पास अपना ऑक्सीजन पैदा करने वाला प्लांट होगा तो उसको आज इस तरह की जो स्थिति पैदा हो रही है, ये इस तरह की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा कि हमें ऑक्सीजन कहाँ से मंगानी है, दूसरे शहर से मंगानी है, किसी और डिपार्टमेंट से हमें ऑक्सीजन रिक्वेस्ट पे लेनी है। तो मुझे लगता है कि ये प्लांट ऑक्सीजन कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है कि जिसका उत्पादन ना हो सके। वह प्लांट हर अगर जिला मुख्यालय पे योजना जो है, कई निजी अस्पतालों में तो कागजों में ऑक्सीजन प्लांट ऑलरेडी लगे हुए हैं, कागजों में नहीं। जैसे पीएम केयर में से ही 165 ऑक्सीजन प्लांट पहले भी अप्रूव हुए थे, उसमें से कुछ काम कर रहे हैं, कुछ अभी वो कुछ देरी हुई है, अभी लग नहीं पाए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये प्लांट हम अगले 6 महीने में, अगले 3 महीने में ये प्लांट अगर काम करने लग जाते हैं तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हॉस्पिटल होगा हमारे पास, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे, वहां पर अगर ऑक्सीजन प्लांट होगा ना, वो सिर्फ अपनी जरूरत पूरी कर सकता है, बल्कि वहां डिस्ट्रिक्ट के भीतर अगर कोई छोटा सेंटर है या मान लीजिए कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है या बाकी जो प्राथमिक हेल्थ सेंटर है, उनको भी ऑक्सीजन की सप्लाई कर सकता है। तो अगर मुझे ये लगता है कि एक ये जो फैसला लिया गया है, ये आने वाले समय की चुनौतियां हैं या अगले 2-3 महीने के बाद। मदन जी, ये कदम तो सरकार की ओर से उठाया गया है। जो मैं कह रहा था कि इस तरह की बातें सामने आ रही हैं, कई निजी अस्पताल हैं, कागजों में उनके यहाँ अस्पतालों में ही ऑक्सीजन प्लांट लगे हुए हैं। हाँ, नहीं, मुझे लगता है, मुझे इसकी 2 वजह लगती हैं। क्योंकि अगर हम आज से पहले की स्थिति देखें तो ऑक्सीजन की, कोई मेडिकल ऑक्सीजन की कोई ऐसी डिमांड कभी हमने ऐसा नहीं सुना कि उसकी बहुत शॉर्टेज हो गई हो या उसकी बहुत मिल नहीं रही हो या ब्लैक में बिक रही हो, ऐसे पहले हमने कभी नहीं सुना। हो सकता है कि मुझे नहीं पता कि इसका किस अस्पताल की वजह से क्या कारण आया है, लेकिन मुझे ये लगता है कि जब कोई ज्यादा डिमांड रेज नहीं होती है किसी चीज की तो उसके प्रोडक्शन पे कोई ध्यान नहीं देता है। तो लोग खाना पूर्ति कर देते हैं कि हमने लगाना था प्लांट, ठीक है, जब जरूरत पड़ेगी लगाएंगे, प्लांट लगा के क्या करेंगे। Right. Gaurav Singh, if I can come to you, Yes. As Chandrasekhar just mentioned, that Prime Minister has given a very ambitious target of having an oxygen generation plant in every district, even while the immediate requirement of oxygen is being fulfilled through various means. From the perspective of the department that you represent, from the finance perspective, how ambitious is this target? How prepared is India, and how soon can we realize that? Because we see that this pandemic and these challenges are here to stay. How soon can this ground level infrastructure be upgraded? If you can give us an insight into that. Though it falls under the purview of the Ministry of Health, they would be in a better position to tell this. But from the customs perspective, I could say that we have already given exemption to oxygen generation units. And as you are aware that we have ordered oxygen generation machine from Germany. European Union has also offered us to help. Then we are procuring machines and oxygen from Singapore. So our strategy is two-pronged. First is we are procuring medical grade oxygen concentrators to fulfill the immediate requirement of oxygen, the immediate shortage of oxygen. And in the near future, we are exempting the import of equipments, the import of transportation equipments, the generation equipment, so that we become self-sufficient in fulfilling our oxygen requirement whenever the need again arises in such a crisis situation. Right. Madan ji,
मदन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। हम देख रहे हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब हम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, वहां पर भी कई जगह पे राजनीति की जाती है, कभी स्टेट सेंटर, अलग अलग पर्सपेक्टिव से। लेकिन कितना जरूरी होगा एक कोऑपरेशन गोइंग फॉरवर्ड? अभी हमने देख लिया किस तरीके की चैलेंज देश फेस कर रहा है, तो गोइंग फॉरवर्ड कितना जरूरी होगा कि सेंटर, स्टेट्स आपस में भी कोऑपरेशन करे, जहां तक कि ऐसे क्रूशियल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है? देखिए, मुझे लगता है कि शुरुआती दौर में ये बात जरूर हुई थी कि स्टेट कह रहे थे कि नहीं सेंटर में ऑक्सीजन दे रहा है, कोई सेंटर कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन बाद में अब इस मामले को सेंटर ने बहुत ही सेंट्रलाइज तरीके से हैंडल कर लिया है। और टोटल जो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन है, उस ऑक्सीजन में से कितनी ऑक्सीजन किस स्टेट को देनी है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसका कोटा तय कर दिया गया है। जैसे मैंने बताया, करीब 7,500 मीट्रिक टन पर डे हमारा ऑक्सीजन का देश में उत्पादन होता है, और इसमें करीब 6,500 मीट्रिक टन स्टेट को अलाउ कर दिया गया है। तो मुझे लगता है कि अब जो व्यवस्था बनाई गई है वो एक सिस्टमेटिक बनाई गई है। इसमें किसी स्टेट को सेंटर पे ये कहने का आरोप मौका नहीं मिलेगा कि हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, या कोई सेंटर कोई अपनी जिम्मेदारी दूसरे पर नहीं डाल पाएगा। तो मुझे लगता है कि अब सिर्फ चुनौती सिर्फ ये है कि जो कोटा स्टेट को मिला है वो तय समय पर कैसे उस कोटे को अपने स्टेट तक, अपने हॉस्पिटल तक पहुंचा पाता है। तो अब सारे प्रयास उसको पहुंचाने के लिए हो रहे हैं। तो अब मुझे लगता है कि स्थिति काफी हद तक इससे कंट्रोल में आ जाएगी अगले जैसे जैसे रूटीन में सिस्टम बन जाएगा। और जैसा कि हमने देखा है कि ट्रेनें चलने लग गई हैं, ऑक्सीजन एक्सप्रेस करके ट्रेनें आ रही हैं, हर जगह आ रही है। दिल्ली में भी आज एक ट्रेन पहुंचने वाली है, इसके अलावा महाराष्ट्र में ऐसी ट्रेन पहुंची हैं, तो और भी उड़ीसा में ऐसी ट्रेन पहुंची हैं। तो अब वो ऑक्सीजन का जो कोटा तय हुआ था उसके हिसाब से ऑक्सीजन संबंधित स्टेट को पहुंचने लगी थी। मुझे लगता है कि जो ये विवाद था ये मुझे लगता है धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं। ब्रेक के बाद हम अपनी बातचीत को जारी रखेंगे। कैसी हंसी मुस्कानों की धुन, जिंदगी मक्खन। खोलो ढक्कन डूबी-डूबी-डू, जिंदगी मक्खन। अमूल बटर, पतली पतली डिलिशियस। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद, और हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की स्थिति पर। देश में ऑक्सीजन की स्थिति किस तरह की है, अभी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, और जिस तरह की चुनौती हमारे सामने आई है, आने वाले समय में हम किस तरह से ऑक्सीजन की आपूर्ति को और अच्छा कर सकें। एडमिरल सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एडमिरल, हमारे पास अभी रेलवे से कोई नहीं है, इसलिए आपको रेलवे का भी पक्ष हमारे साथ रखना पड़ेगा, डिफेंस फोर्सेज के साथ साथ। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे एडमिरल कि जब कभी भी इस तरह की परेशानी होती है, अंत में बात वहीं आ जाती है कि आप डिफेंस फोर्सेज को लाइए, डिफेंस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका यूज कीजिए। और रेलवे जिस तरह से काम कर रहा है, 24 घंटे में 140 मीट्रिक टन से अधिक लिक्विड ऑक्सीजन अभी पिछले 24 घंटे में रेलवे इधर से उधर पहुंचा रहा है। 70 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन लेकर एक ऑक्सीजन एक्सप्रेस रवाना हुई है, जो शायद अभी तक दिल्ली पहुंच गई होगी। तो कुल मिलाकर सवाल यह है कि क्या जरूरत अंत में आती है कि रेलवे को, डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को गियर अप करने की? क्या पहले से बिना इनको गियर अप किए काम हो सकता था? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि ऐसी जो महामारी या पेंडेमिक होती है उसके बारे में फोरकास्ट करना बहुत ही मुश्किल है। अब देख लीजिए, अमेरिका जैसे एडवांस देश में भी न्यूयॉर्क में पिछली बार हॉस्पिटल में बेड्स नहीं थे और लोग बाहर हॉस्पिटल पहुंचने के पहले उनकी मृत्यु हो जाती थी। तो जब महामारी का मतलब ये है कि हमारे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा लोग बीमार पड़ रहे हैं, और इसीलिए ये सारी कमियां हमें नजर आ रही हैं। तो भारत सरकार ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया, हमेशा उठाते हैं वो। एक नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप है सेंट्रल गवर्नमेंट में, और एक आर्म फोर्सेस की क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप है। तो ये दोनों में काफी तालमेल चलता रहता है। तो वहां पे जैसे देखा गया, उन्होंने डिसीजन लिया कि नहीं, अभी हम इस सरकार की भारतवर्ष की जितनी क्षमता है हम सब उसमें लगा देंगे, क्योंकि लोगों का बचना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसलिए ये सारी कार्रवाई हो रही। मेरे ख्याल से ये उतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा के लिए क्रिएट करके रखना किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं है। तो ये यह समझिए कि हाँ, इसमें हमें क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने अभी निर्देश दिए हैं, और वो होता रहेगा। लेकिन ये एडमिरल सवाल ये है कि हमारे पास जो राज्य सरकारें हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी मजबूत है, और पहले से जो राज्य सरकारें हैं वो अपने हेल्थ सेटअप में
इस तरह का कुछ कर सकती थी कि उनके पास ऑक्सीजन पहले से ज्यादा मात्रा में रहता? क्या ऐसे कदम उठाए जा सकते थे? नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि जो राज्य सरकारों के पास डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या जहां भी जो हमारे मेडिकल की फैसिलिटीज हैं, वो साधारणतया वहां के रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए सफिशिएंट हैं। अगर नहीं है तो उसको वो बढ़ा रहे हैं। लेकिन अचानक जहां 10 पेशेंट आप देखते हैं, तो वहां अगर 1000 पेशेंट आ गए तो ये एक ओवरवेल्म्ड हो गई है हमारी पूरी सिस्टम। तो ये जरूर है कि इससे हमें एक सीख मिलेगी कि हमें कितना स्तर मेंटेन करके रखना चाहिए। ठीक है, शुभेंदु। Right. Gaurav Singh, we see a it's remarkable the manner in which our strengths in the railway infrastructure is put to use in providing oxygen supply to the last and remote corners of the country. Another ecosystem which is emerging as India's strength is the ecosystem of innovation and startups. Now, as far as oxygen generating technology or oxygen generating machines are concerned, do you see the scope and potential for investment and promotion of such technologies locally across the country? Again, this reflects on Prime Minister's vision of having a plant to provide bare minimum oxygen supply to the districts, in the districts itself. Yes, actually, to see that we are this is a crisis, so we have to import medical oxygen. If you look at our import-export data for the last few years, we have not been importing oxygen. And in fact, we were net exporters of industrial grade oxygen, or we were self-sufficient in medical grade oxygen. Now, because of this, as Admiral said, because of this pandemic situation, the sudden demand of oxygen, that is why there's a crisis now. Now, for the future, we have invested in the last 1 year, as you are aware, the government had launched a lot of production-linked incentives. Now, there are incentive schemes in the pharma sector as well as the medical devices sector. They have been launched by the Department of Pharmaceuticals. Now, in the future, as you see, when these kick in, as well as the startups that are taking part under these production-linked incentive schemes and the global investment that would come under these schemes, we would become self-sufficient in handling any kind of such crisis situations in the future. ओके, शुभेंदु जी, मदन जी, आपके पास आना चाहूंगा। हमने पिछले साल देखा, जब पहली वेव की बात करें तो किस तरीके से सबने मिलके क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में बदला। पहले हमारे पास वेंटिलेटर्स नहीं थे, पीपी मास्क जैसे इक्विपमेंट्स नहीं थे, लेकिन हम उसमें ना सिर्फ आत्मनिर्भर बने बल्कि हमने उसको एक्सपोर्ट भी किया। अभी क्या आप देखते हैं, ये जो क्राइसिस हम इस समय फेस कर रहे हैं, ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन शॉर्टेज की, ये भी एक मोमेंट है कि हम सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ें? जिस तरीके से इंडस्ट्री ने भी आगे आके पार्टिसिपेट किया है, आपको लगता है कि वो इकोसिस्टम, हालांकि अभी क्राइसिस है, लेकिन तैयार हो रहा है? देखिए, मुझे जो लगता है कि पिछली बार जो जिस तरह की चुनौतियां आई थी, जिसके लिए हम तैयार हुए थे, इस बार चुनौतियां थोड़ा अलग किस्म की आ गई। क्योंकि पिछली बार मास्क, पीपी किट और दूसरे जो वेंटिलेटर और इसके चीज की प्रॉब्लम थी, लेकिन इस बार अगर हम देखें तो जो दूसरी लहर है, इसमें वेंटिलेटर की उतनी जरूरत नहीं पड़ रही है जितनी ऑक्सीजन की पड़ रही है। जैसे हम जो सरकार का ही डाटा है कि पिछली बार करीब 40% पेशेंट थे जो जिनको ऑक्सीजन बेड की जरूरत पड़ रही थी, इस बार करीब वो 54-55% तक वो हो गया है। दूसरा क्या इसमें हुआ है कि इस बार ये चूंकि ये माना जा रहा है कि वायरस का नया स्ट्रेन है, तो इन्फेक्शन रेट बहुत ज्यादा है। तो इसके अलावा जो नंबर ऑफ पेशेंट थे, हमने जब पिछली बार पीक क्रॉस की थी, 10 लाख पे क्रॉस की थी, तो हमारी जो तैयारियां थी, हमें इस हिसाब से तैयार थे कि अगर पिछले बार जैसी स्थिति होगी तो उसको बहुत बेहतर तरीके से निपट लिया जाएगा। लेकिन इस बार स्थिति कहीं उससे ज्यादा हो गई, इसका थोड़ा बहुत अंदाजा नहीं रहा, और ये किसी को नहीं रहा। दुनिया में सारे देश इस तरह की स्थिति का सामना कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार जो ऑक्सीजन वाला चल रहा है, पिछली बार ऑक्सीजन की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, हमने कहीं नहीं सुना था कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो गई या किसी अस्पताल में ऑक्सीजन बंद हो गई, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ऑक्सीजन की जो एक नई चुनौती इस बार आई, तो उसके हिसाब से जो हमारे पास, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, सवाल सिर्फ है कि जो सही वक्त पे सही जगह पहुंचाना, ये एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। उसमें थोड़ा डिले हुआ है, लेकिन अब वो कार्य ट्रैक पर आ गया है, और मुझे लगता है कि अब वो उस चुनौती से देश बहुत अच्छी तरह निपट रहा है और आगे के लिए भी तैयारी कर रहा है। ठीक है एडमिरल, एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह का माहौल आप देख रहे हैं, इसमें आपको क्या लगता है, क्योंकि अगर महाराष्ट्र की हम बात कर रहे हैं, वहां पर लॉकडाउन करने के बावजूद भी जो आंकड़े आ रहे हैं वो चिंता करने वाले आंकड़े हैं उसके बावजूद भी। तो इस सब के बीच में आपको क्या लगता है कि अगले आने वाले महीनों में किस तरह की स्थिति हो सकती है,
ताकि देश को उस तरह से तैयार किया जा सके? देखिए, जैसा कि अभी हमारे सहयोगियों ने, यहाँ पे हमारे मित्रों ने कहा कि अब जो है भारत सरकार जो है इसके ऊपर उन्होंने बहुत सॉलिड हैंडल उसके ऊपर मिल गया है। अभी आर्म फोर्सेस की जितनी फैसिलिटीज हैं, वैक्सीनेशन कराना आवश्यक है, और वैक्सीनेशन जब तक पूरा नहीं होता है तब तक शायद हमें इस चीज को झेलना पड़ेगा। और इसी वजह से रक्षा मंत्री जी ने कहा है कि जितने भी हमारे आर्म फोर्सेस की जगह है वो सब उनको यूज किया जाए। तो आई थिंक एक तो वो है। दूसरा ये है कि जरा सा ये सब चीजें जो है वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे होनी चाहिए, और उसे किसी एक मुद्दा बनाकर आपस में लड़ते झगड़ते रहने से फिर लोगों को ही नुकसान होता है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जितने यहाँ पे हमारी जैसे झुग्गी झोपड़ियां बनी हुई हैं मुंबई के आसपास, मैंने काफी साल वहां नौकरी की है, तो उसको थोड़ा सा और हवादार और उसको थोड़ा डिस्पर्स करने के लिए एक कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि वो करने के बाद ही देखेंगे आप कि हर लोगों को जैसे 2 गज की दूरी भी बना के रखनी है, एक कहने के तौर पर वो 2 गज की दूरी सबको होनी चाहिए वहां पर। तो मेरे ख्याल से ये एक लेसन है हमारे लिए, महाराष्ट्र हो चाहे कोई भी और जगह हो, ये एक जरूर लेसन है। दिल्ली में भी देख लीजिए काफी बढ़ रहा है मामला। तो हमारे ख्याल से हर बुरे चीज के अंत में एक, हमें कहते हैं ना, वो लाइट एट द एंड ऑफ टनल हमें दिखाई देती है, और मेरा पूरा विश्वास है कि भारतवर्ष इस चैलेंज को भी बहुत अच्छी तरह से बाहर निकल आएगा। ठीक है, अगले हिस्से में हम थोड़ा सा, जो क्योंकि इस पर बात करना काफी जरूरी है, जो एक तरह का लड़ाई झगड़ा या जिसको एक तरह की राजनीति कहें, वो भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। अगले हिस्से में हम इस पर बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। मदन जड़ा, आपसे ही ये सवाल पूछते हैं, क्योंकि मुझे लगता है एडमिरल और गौरव को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में मुश्किलात आएंगी इसमें। ये जिस तरह की राजनीति हो रही है, इस राजनीति को आप किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, मुझे ये लगता है कि देखिए हमारा जो ओवरऑल फेडरल स्ट्रक्चर है, तो उसमें स्टेट की गवर्नमेंट अलग है और सेंटर की गवर्नमेंट अलग है। तो अगर आप देखें कि कहीं पर कोई समस्या है तो प्राइमरी उसकी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की है। पहले उसे स्टेट गवर्नमेंट उस समस्या को हैंडल करे, और उसके बाद जो उसकी रिक्वायरमेंट है, अगर मान लो उससे नहीं हो पा रहा है या उसके ज्यादा उसको मदद की जरूरत है, तो उसको एक सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करें कि भाई हमें इस सामान की मदद है, इस प्रकार के हमें डॉक्टर की मदद है, इस प्रकार के हमें ऑक्सीजन की मदद है, तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से वो हासिल करने की कोशिश करे। तो मुझे लगता है कि कोई ऐसी सरकार नहीं होगी या कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं होगी, क्योंकि भारत सरकार है, उसकी जिम्मेदारी पूरे देश के प्रति है, तो कोई किसी को मदद नहीं करेगा। ये तो ऐसा मौका है कि हमने दूसरे देशों को मदद किया, आज दूसरे देश भारत को मदद कर रहे हैं। तो जब पिछली लहर आई थी तो हमारे कितने देश को हम दवाइयां दे रहे हैं, कितने देशों को वैक्सीन दे रहे हैं। तो ये ऐसी महामारी है जिसमें कोई किसी की मदद करने से मना नहीं कर सकता, और क्यों करेगा, नहीं करेगा। तो मुझे लगता है कि अगर उसको हम, कोई भी दल की सरकार हो, उसको राजनीतिक नजरिए से देखने के बजाय उसको जनता के इंटरेस्ट में देखे, और उसको ये नहीं समझना चाहिए कि ये काम अगर अच्छा हो रहा है तो इसका क्रेडिट किसको मिलेगा, कौन क्रेडिट, ये आज क्रेडिट लेने का वक्त भी नहीं है। और ये इस समय सबसे जो बड़ी चुनौती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके लिए है लोगों को बचाना, और जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे हो वो सुनिश्चित करना। तो मुझे लगता है कि आज एक दूसरे की मदद करने का वक्त है। सेंट्रल, स्टेट, देश विदेश, हम भी मदद कर रहे हैं, दूसरे देश भी आज हमारी मदद के लिए आ रहे हैं, तो इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। शुभेंदु। Right, Gaurav, from talking about the differences and the disputes that came up between states, between center and states, to talking about resolution and working together, nobody could have imagined an oxygen crisis like this could fall upon people in the country. But going forward, what kind of constructive cooperation can states and center work towards as far as supply chain is concerned? Because that we understand is also very crucial, the manner in which oxygen is extracted and supplied and stored. In that, what kind of cooperation do you see should happen between the center and the states and the states and states among themselves? If you look at the oxygen supply chain, oxygen is produced in a few states in the country, and it is required in every state in the country. So going forward,
the most important thing would be states going forward. The most important thing would be the states cooperating in fulfilling their requirements as well as sharing the oxygen supply with other states. And these transit states, through which the oxygen would be passing to the other states, would also help in faster movement of the containers. Now, as well as the domestic production, in addition to domestic production, oxygen would also get imported because there's a huge demand. There would be an oxygen import of oxygen, medical grade oxygen also. Then we as customs would be responsible for the faster clearance of the thing, and then after the clearance from the customs port or the airport, it should move fastly to the required destination, so that the patients get oxygen on time. For that, it's very important the center, the states and other states should cooperate. ठीक है Right. एडमिरल, लड़ाई झगड़ा राजनीति इस सब के बीच कहीं ना कहीं कुछ कदम भी उठाए गए हैं। एक कदम काफ़ी अच्छा ये कदम है, औद्योगिक ऑक्सीजन केवल 9 उद्योगों तक सीमित कर दी गई है, बाकी मेडिकल ऑक्सीजन के लिए स्पेस छोड़ दिया गया है और इससे कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में फ़ायदा दिखने भी लगा है। इसको आप किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, ये तो जबकि हमारे पास इतनी बड़ी एक क्राइसिस है, तब तो ये होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य का जीवन जो है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत लार्ज नंबर्स में आप देखिएगा ये इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को कन्वर्ट किया जा रहा है ब्रीदिंग ऑक्सीजन के लिए। और जैसे बड़े बड़े प्लांट्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारे नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में, क्योंकि वहाँ सबमरीन्स को ऑक्सीजन चार्ज करने के बड़े प्लांट हैं, तो सम ऑफ इट इज बीइंग डाइवर्टेड, उसको भी डाइवर्ट किया जा रहा है सिविल यूज के लिए। दूसरी बात यह है कि अब बाहर के देश भी अब देखिए हमें मदद कर रहे हैं। अभी सऊदी अरेबिया से भी एक शिप चल चुका है जिसमें कि काफी ऑक्सीजन, कंप्रेस्ड ऑक्सीजन आ रहा है उसके अंदर। लेकिन ये जरूर है कि हमें एज फार एज ये क्राइसिस मैनेजमेंट वाली है चीजें हैं, उसके ऊपर अब थोड़ा शायद हमें ध्यान देना पड़ेगा। और हर स्टेट को, और हर स्टेट में एक्चुअली एक क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप है और वो नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं लॉ के हिसाब से। तो मेरे ख्याल से उन सबको एक साथ जुटकर काम करना होगा, जैसा गौरव ने बताया तो थोड़ी देर पहले। तो मुझे लग रहा है कि ये तो बहुत समझिए कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि हमें ये देखने का मौका मिल जाएगा कि हमें किस किस क्षेत्र में और हमें प्रगति करनी है। और ह्यूमन डेवलपमेंट के क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रगति वही करनी है, तभी हमें लगेगा कि देश का जो विकास हो रहा है, हमारी जो इकोनॉमी अच्छी हो रही है, उसका सही उपयोग जो है वो मनुष्य के जीवन रक्षा के लिए जाए। ठीक है, एक अंतिम एक छोटा सा ब्रेक हमको लेना था। शुभेंदु, आप कुछ पूछना चाहते हैं? जी, Admiral Sinha, there's just one point I wanted to quickly ask you. We admire the manner in which defense forces play the role that they do, especially in peacetime in managing crisis. Whether we talk about the Air Force lifting air cylinders from countries, Singapore, UAE, whether we talk about Navy providing aid and oxygen, whether we talk about cantonments being converted into hospitals for civilian use, we're talking about resources and infrastructure enhancement in 360-degree across the country. But because the defense forces are called into service in times like this, do you see within the defense forces a certain resource, manpower enhancement could also be looked at so that such crises can be managed in a better manner, sir? You're right. You know, the point is that you just see the base hospital has been open to everybody, you know, anybody who is falling ill. So are the other military hospitals. But right now, these hospitals are, infrastructure is adequate for addressing the, the armed forces, serving people and the veterans and the families. But now, if the usage is going to be extended, which it is normally done, but not at the scale that it is right now. So I think we'll have to relook at these emergency services, adding a lot of capacities, both in terms of equipment, in case infrastructure, or you talk about the medical officers, the paramedics, all that should be done so that the armed forces can do this without any hurdle or without any infrastructure development when you need them. So I think that that has been hoisted on board, and I think the Director General Armed Forces Medical Service, he will take this up, and it will be, you will find some changes in that as well.
ठीक है, एक अच्छी खबर भी इस बीच में आ रही है। अभी अभी ये खबर आ रही है, तमिलनाडु में मुख्यमंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और उसके बाद तूतीकोरिन संयंत्र वहां पर है ऑक्सीजन का, उसको ऑक्सीजन उत्पादन के लिए 4 महीने के लिए खोलने का वहां पर फैसला लिया गया है। ये अच्छी खबर है। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, ब्रेक के बाद हम अपनी बातचीत को फिर आगे बढ़ाएंगे। खुश है ये आसमां जमीन, हर तरफ छाए हैं हम ही, ऐसी कूल है अपनी कहानी, चिल करके जीनी जवानी, चलने दे बस दिल की मनमानी। I'm cool, chill your दिल, I'm cool, chill your दिल, I'm cool, chill your दिल। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। शुभेंदु जी, if I can come to you, Gaurav Singh, now just to understand the problem of oxygen shortage that we faced in these recent weeks, which has been tackled in a form like wartime measure by the government and by the state governments as well. Help us understand the manner in which health infrastructure has been the focus of the government, whether we talk about budget, whether we talk about infrastructure development, and how from here on that perspective will need a greater focus and boost according to you, because these are all learning phases, I'd like to believe, for the governments. Any adversity is an opportunity to understand what have been our shortcomings and what we can do in the future to improve our infrastructure. Now, this pandemic, especially this Indian strain of the coronavirus is spreading widely, is spreading very rapidly. Now, of course, it overwhelmed our health infrastructure, but we are trying to fight back. Now, as regards the government's focus on the health sector, as you are aware, from the production perspective, we are a major manufacturer and exporter of generic medicines. We have the government has introduced a PLI scheme so to reduce dependence on the import of the API and the key starting material for these medicines. As well as the government has focused on becoming Atmanirbhar in medical equipments, so that dependence on imports is reduced and we are able to export to the world. Now, when the crisis comes, if we have the required infrastructure for medicines or in medical equipment, then we should be able to divert that from the export sites. If we have required production capacity, we should be able to divert it from the export side to the domestic market. Now, of course, these measures have been introduced last year. They would take some time to kick in and some time to settle in. Unfortunately, this pandemic came all of a sudden, and with such a huge wave, it came to overwhelm our infrastructure. But of course, we are preparing, and gradually, and as we move on, we would be in a better position to face such a challenge. ठीक है। Right. जी शुभेंदु कुछ पूछना चाहते जी, एक सवाल शेखर, मैं मदन जी के पास आना चाह रहा था। मदन जी, किसी भी क्राइसिस से निपटने के लिए फंड्स की जरूरत होती है, हमें मालूम है, और डेडिकेटेड फंड्स की भी जरूरत होती है समय पे। पीएम केयर्स फंड इज वन सच फंड दैट केम अप इन द टाइम ऑफ द क्राइसिस। प्राइम मिनिस्टर सेड दैट people should come together to fight this challenge of the pandemic. कैसे आप देखते हैं इस फंड का यूटिलाइजेशन हुआ है, जो की रिक्वायरमेंट्स हैं इंक्लूडिंग ऑक्सीजन प्लांट्स एंड सप्लाई, उसको फुलफिल करने में? देखिए, पीएम केयर्स का फंड पहले भी इस पे काफी वेंटिलेटर से खरीदे गए थे। जैसे मैंने बताया कि 165 पीएफए प्लांट को पहले भी परमिशन दी गई थी, और ये अब ये दूसरा मौका है जो कल इसमें अप्रूवल किया गया। तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा आइडिया था, एक सही मौके पे उठाया गया कदम था। एक स्पेशली एक कोरोना से जो चुनौतियां पैदा हुई उसके लिए अलग से पीएम केयर्स फंड बनाया गया था। तो मुझे लगता है कि इस फंड का भी आगे भी बहुत बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा, और ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि जो अब हम जब भी कोई ऐसी चैलेंजेस आते हैं तो हमारे बहुत सारे सेक्टर, बहुत सारे कॉर्पोरेट सेक्टर या कुछ इंडिविजुअल लोग भी इस फंड में लोग को डोनेट करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो एक सही वक्त में उठाया गया कदम था, तो उसका आज एक नतीजा भी हम देख रहे हैं कि उससे कुछ न कुछ काम लगातार कोई न कोई काम अप्रूव हो रहा है। तो एक अच्छी पहल है, और मैं ये भी अपील करूंगा देशवासियों से और हमारे पूरे कॉर्पोरेट जगत से कि वो इसमें और ज्यादा से ज्यादा पैसा दें, जितनी क्षमता हो सकती है। आम लोगों को भी इसमें सहयोग करना चाहिए, ताकि
हम इस लड़ाई को और बेहतर तरीके से आगे लड़ सकें। मदन जी, आपकी बात को ही आगे बढ़ाते हैं। एडमिरल, ये बताइए कि डिफेंस फोर्सेज क्या कर सकती हैं, वो कर रही हैं, रेलवे क्या कर सकता है, वो कर रहा है, रेलवे गवर्नमेंट की ओर से क्या कुछ किया जा सकता है, गवर्नमेंट कर रही है। ऐसे में अभी हमने देखा कि जो PSUs हैं भारत की, वो भी आगे बढ़ रही हैं, चाहे ऑक्सीजन का मामला हो या दूसरे इक्विपमेंट्स का मामला हो, वो भी आगे बढ़ के लोगों की मदद कर रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि जो प्राइवेट इंडस्ट्री है, कॉरपोरेट हाउसेज हैं, इन सब की जिम्मेदारी क्या कुछ बन सकती है ऐसे में? देखिए, वो हमें भले पता नहीं लगता हो, लेकिन प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी इसमें काफी सामने आ रही हैं। और वो जितनी आप अभी चीजें जो आगे बढ़ रही हैं, वो सिर्फ सरकारी यंत्र तंत्र से संभव नहीं है। तो हमें लगता है कि ये प्राइवेट इंडस्ट्रीज अपनी उत्तरदायित्व को समझते हैं और वो इसमें सरकार का जरूर हाथ बटा रहे हैं, भले ही वो उनकी ज्यादा पब्लिसिटी नहीं हो। लेकिन ये जरूर है कि देखिए, अब ऐसे वक्त में तो पूरे देश को एक साथ खड़ा हो जाना चाहिए। हमें कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में सोचनी चाहिए, क्योंकि हम क्राइसिस टू क्राइसिस नहीं रह सकते हैं। एक क्राइसिस में फिर दूसरा क्राइसिस हुआ, फिर हमने एक चीज सीखी और दो चीज सीखा। तो इसके लिए हमें एक चिंतन करना होगा कि हमारे भविष्य में किस तरह की कठिनाइयां हमें सामने आ सकती हैं, जहां तक ह्यूमन सेफ्टी का सवाल है। और उन चीजों को हम अगर क्रिएट करें, जैसे कि बाकी एडवांस देशों में लोगों ने करके रखा हुआ है, लेकिन वहां भी सिस्टम ओवरवेल्म हो गई हो, तो इस क्षेत्र में हमारी कैपेसिटी बढ़नी बहुत आवश्यक है, जिसमें कि प्राइवेट सेक्टर का एक बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। अगर भारत सरकार उन्हें एक लक्ष्य दे दे कि आप ये कीजिए अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत, तो वो जरूर करेंगे। ठीक है, ये एक छोटा ब्रेक हमको लेना है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल गौरव से पूछ लेते हैं। गौरव, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण है। कुछ दिनों पहले गवर्नमेंट की ओर से भी ये कहा गया था कि जो प्राइवेट सेक्टर हैं या कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, वो भी आगे आए। और आप इस सब को देखते हैं, किस तरह से ये चल रहा है और क्या कुछ इसका रिस्पॉन्स अभी तक मिला है? देखिए, कोरोना की जो कोविड की समस्या है, ये सबकी है, सरकार की भी है रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें स्टेट गवर्नमेंट की भी है, हमारी एज सिटीजन्स भी है, कॉर्पोरेट सेक्टर की भी है। देन एकदम से ये जो ऑक्सीजन की कमी हुई, जो दवाइयों की कमी हुई, रेमडेसिविर की या जो और दवाइयों की कमी हुई, उसके लिए कॉर्पोरेट सेक्टर आपको सामने आया। जैसा कि हम अखबार में पढ़ रहे हैं डेली की, कॉर्पोरेट सेक्टर ने भी काफी कदम उठाए जो कि इसको हेल्प करने के लिए अपना ऑक्सीजन डाइवर्ट किया यूनिट से। ऑफकोर्स सारी कंपनियां ऑक्सीजन प्रोडक्शन में नहीं है, सारी कंपनियों की ऑक्सीजन कंजम्पशन कैपेसिटी और रिक्वायरमेंट अलग है। जिनके पास जितना था वो जितना दे सकते थे उन लोगों ने दिया। जो कंपनियां ऑक्सीजन बनाने का, प्राइवेट कंपनियां ऑक्सीजन बनाने के उस क्षेत्र में है, उन्होंने अपना इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का प्रोडक्शन मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन में शिफ्ट किया। उन्होंने मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन की सप्लाई की ताकि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो सके। तो मैं समझ रहा हूँ कि प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सरकार, सब लोग मिल बस के काम कर रहे हैं इस समस्या से डील करने के लिए। ऑफकोर्स हमने पहले हमारी मेडिकल ऑक्सीजन की कभी कमी इतनी थी नहीं, हम मेडिकल ऑक्सीजन इंपोर्ट नहीं करते थे, मेडिकल ऑक्सीजन एक्सपोर्ट भी खास नहीं करते थे। हम जनरली इंडस्ट्रियल ग्रेड ऑक्सीजन एक्सपोर्ट करते थे, हम अपने उसमें सेल्फ सफिशिएंट थे ऑक्सीजन, जहां तक ऑक्सीजन का वो है। ऑफकोर्स ये एक ऐसी समस्या आई है कि इसके लिए एकदम से इतनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी जो कि हमने विजुअलाइज नहीं की कि इतनी होगी। परंतु मैं समझ रहा हूँ कि सब लोग अपना अपना योगदान पूरा कर रहे हैं, जितना कर सकते हैं उतना करके सरकार ऑक्सीजन की सप्लाई जनरेट हो रही है, ऑक्सीजन हॉस्पिटल्स में पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेना है हमको। खुश है ये आसमां जमीन, हर तरफ छाए हैं हम ही, ऐसी कूल है अपनी कहानी, चिल करके जीनी जवानी, चलने दे बस दिल की मनमानी। I'm cool, chill your दिल, I'm cool, chill your दिल, I'm cool, chill your दिल। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। हम सब कार्यक्रम के अंतिम 5-6 मिनटों में हैं, इसलिए हम आप लोगों से जो फाइनल रिएक्शन है वो लेना चाहेंगे। मदन जेड़ा, सबसे पहले आपके पास हम आएंगे। क्या कुछ आपको लगता है, क्योंकि अभी की जो स्थिति है, इस स्थिति को देखते हुए ये नहीं लगता कि आने वाले 1-2 महीनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा, वक्त लगेगा, तो किस तरह से अभी आगे को और तैयार होना है?
देखिए, मुझे लगता है कि अभी तो हमें जो अभी ये मान के हम चल रहे हैं कि अभी जो हम पीक पर नहीं पहुंचे हैं, जो एक्सपर्ट ओपिनियन है वो अभी यही जो डेली के जो डाटा भी आ रहे हैं कोरोना के, वो यही शो कर रहे हैं कि अभी वो बढ़ोतरी का ट्रेंड चल रहा है। तो मुझे लगता है कि जैसे आज 3.5 लाख केसेज आए हैं पर डे के, तो अभी इसमें थोड़ा बढ़ोतरी के मुझे लगता है कि वो दौर जारी है। तो अभी हमें तैयारियां अपनी तैयार रखनी पड़ेंगी और आगे के लिए भी हमें ये भी मान के चलना पड़ेगा कि इससे भी ज्यादा खराब स्थिति हो सकती है, इससे भी ज्यादा केसेज आ सकते हैं। एक कोई स्टडी भी आज आई है जो वो ये कहती है कि भारत में मई के मध्य तक 35 लाख तक एक्टिव केस हो सकते हैं, जो अभी 25 लाख के आसपास हैं। तो 10 लाख और बढ़ सकते हैं। तो ये एक चुनौती है। तो सबसे पहले तो इसमें लोगों की बड़ी भूमिका है, वो सब्र से काम लें और धैर्य से काम लें कि जो लोग ये भागे नहीं कि भाई हमें ऑक्सीजन चाहिए, हर आदमी घर में ऑक्सीजन न रख ले, हर आदमी जाके जरा सा भी बुखार होता है कि अस्पताल में जाके भर्ती ना हो जाए, बेड को ऑक्युपाई न कर ले, पता चला कि उसको बेड की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस आदमी को बेड की जरूरत है उसे बेड नहीं मिल पा रहा है। तो एक लोगों को थोड़ा समझना चाहिए कि क्या वो उनको वास्तव में जिस चीज की जरूरत है उसी चीज को अवेल करने की कोशिश करें। बाकी एक माहौल, एक अफरा तफरी का डर का माहौल नहीं बनाएं। तो सबसे पहले तो ये लोगों की भूमिका है, बाकी सरकार अपने काम। ठीक है मदन जी, एक और छोटा सा ब्रेक हमको यहाँ पर लेना है जी। खुश है ये आसमां जमीन, हर तरफ छाए हैं हम ये, ऐसी कूल है अपनी कहानी, चिल करके जीनी जवानी, चलने दे बस दिल की मनमानी। I'm cool, chill your bill, I'm cool, chill your bill, I'm cool, chill your bill। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। शुभेंदु। Right. We're in the final moments of the program. Gaurav Singh, if I could come to you. Now, we've seen that in this pandemic, most of the cases have come up in the urban areas. Big cities have seen big numbers. But we know in the second wave that even smaller towns are not immune. Tier 2, Tier 3 towns are also vulnerable. God forbid if the infection spreads to the villages, the bigger challenges are awaiting us. So in terms of upgrading the health infrastructure, how do you think now we also need an equal focus and attention to smaller towns and cities as far as infrastructure is concerned, oxygen supply is concerned, because the pandemic is not going to differentiate between a big city and a small town when it spreads? As you see, when the lockdown was announced, a lot of people from the city, like a lot of migrant workers from the cities, started going back to their villages. Now, just a matter of what I see, just a matter of time where when the corona might spread to the villages and to the small places also. It would put enormous pressure on the health infrastructure in smaller places. Therefore, going forward, we need to, as citizens, we also have a responsibility to ensure that we support the government. We can support the government by putting masks, by maintaining social distances, and so that we can contain the spread of coronavirus. If right now the COVID is mainly concentrated to the urban areas, the metro cities, where you have a better health infrastructure as compared to smaller places, tier 3 cities, tier 3 towns and villages. Now, going forward, if it spreads into the villages, it would be very difficult, and it would be very difficult to divert the entire resources to the villages because it is widely spread out. So, therefore, as citizens, we need to be very we need to offer our support by we need to be vigilant. We need to take care of ourselves. Wear masks, maintain distances, not go out if not necessary, so that the spread of coronavirus is contained. ठीक है एडमिरल, जो यहाँ पर अभी बातचीत चल रही है उसमें ये साफ है कि अगले 1 महीने, अगले 2 महीने ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं। जिस तरह के आंकड़े हमारे सामने हैं, जिस तरह का मौसम बना हुआ है और जिस तरह का वायरस की जो इस वक्त स्थिति है उसको देखते हुए, एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह से डेवलप किया जाए, चाहे वो हॉस्पिटल्स की बात हो, चाहे वो ऑक्सीजन की बात हो या मेडिकल इक्विपमेंट्स की बात हो, लेकिन वहीं दूसरी तरफ लोगों की अब जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। एडमिरल जी, ये तो देखिए कहीं ना कहीं हम लोगों की गलती है कि ये इतनी तेजी से फैला है। वैक्सीन आने के बाद ऐसा लग रहा था कि लोगों ने ये समझ लिया कि अब हमें कोरोना का इन्फेक्शन नहीं हो सकता है,
किंतु वो वहाँ पे जरूर हम लोगों ने, जनता ने थोड़ी ढिलाई दी है और अब उन्हें समझ में आ गया कि ये जो प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं मास्क जरूरी और 2 गज दूरी, वो उसका इम्पोर्टेंस जो है अब लोगों को समझ में आ रहा है। अब तो ऐसा भी बताया गया है कि ये वायरस जो है एयरबोर्न भी रहता है, हवा में भी उड़ता है। तो इसलिए ये सावधानी जब तक हम नहीं बरतेंगे तब तक ये हमारा थोड़ा सा ये प्रॉब्लम लगा रहेगा। हम लोग हैं, हम तो नियम कानून मानने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, लेकिन ये हमारी आम जनता जो है, साधारण लोग जो हैं, उनको उन तक ये बात पहुंचनी चाहिए, आपके माध्यम से या हमारे राजनीतिज्ञों के माध्यम से या फिर हमारे जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उनके माध्यम से। और अगर जब वो बात से नहीं सुने तो थोड़ी सी कड़ाई तो करनी पड़ेगी। जैसे आप देखिए कि अब लोगों को मास्क नहीं पहनने पर कुछ जुर्माना लगाया जा रहा है या कुछ और हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा एक सेल्फ डिसिप्लिन जो है हमारे देश में आना, वो है बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, एक और छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं। कैसी हंसी मुस्कानों की धुन, जिंदगी मक्खन, खोलो ढक्कन डूबी-डूबी-डू, जिंदगी मक्खन, अमूल बटर, पतले पतले डिलिशियस। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। हम बिल्कुल कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में हैं, तो हम फाइनल कमेंट्स अपने गेस्ट जो यहाँ पर मौजूद हैं उनसे हम लेना चाहेंगे। मदन जेड़ा, जिस तरह की स्थिति बनी हुई है वो स्थिति आज से कुछ दिनों पहले थोड़ा सा ख़राब थी, लेकिन इलाज के नज़रिए से अगर देखा जाए तो अभी काफ़ी कुछ स्थिति अब कंट्रोल में आ चुकी है और जो रणनीति है उसमें भी काफ़ी कुछ परिवर्तन किया गया है। अब कहीं ना कहीं ज़िला अधिकारियों को कह दिया गया है कि वो अपने इलाकों में जहां उनको लगता है ज़्यादा संक्रमण है वो इस हिसाब से कदम उठा सकते हैं। इस सब को देखते हुए, आने वाले समय की चुनौतियों को देखते हुए क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि 2-3 चीजों पर हमें ध्यान देना होगा। पहले तो जो लोग अब 18 साल से ऊपर के सभी लोग 1 मई से टीकाकरण के दायरे में आ गए हैं, तो सबसे पहले जिसको जहां उपलब्ध होता है वो लोगों को टीका लगाना चाहिए, प्राथमिकता के साथ लगाना चाहिए। और धीरे धीरे ये अभियान और तेज होगा अगले आने वाले महीनों में। तो पहले तो लोग टीका लगाएं। दूसरी, मुझे लगता है कि जो कोरोना व्यवहार को लेकर जो दिशा निर्देश है उसका पालन हर लोगों को करना चाहिए, और टीका लगा चुके हैं तो तब भी करना चाहिए उनको, जैसा बार बार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है और आप लोग भी अपने कार्यक्रम में कहते हैं। तीसरी बात यह है कि इसके बाद भी अगर आपको जो कोरोना कभी ऐसे आपसे इन्फेक्शन होकर हो जाता है तो आप उसको पैनिक की तरह क्रिएट न करें, और आप उसको सावधानी से, जो एक गाइडलाइन है कि आपको होम आइसोलेशन में होना है, कब आपको अस्पताल में जाने की जरूरत है, तो उन चीजों को फॉलो करें और डॉक्टर के संपर्क में रहें। तो मुझे लगता है कि अगर इस रणनीति पे लोग चलेंगे तो लोग अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और सरकार भी अपने काम को, जो उसकी जिम्मेदारी है उसको बहुत आसानी से ठीक है शुभेंदु जी, Gaurav, final thoughts really from your side. How would you like to assure people, many of whom who are gasping for breath, that the government is doing its best and more resources are on its way to sort of tackle the immediate challenge of the pandemic? I would like to assure people that the government is working overtime. Government is doing its best. It's trying to do its best to tackle the situation. We are aware there is a problem, and we are trying to do our best to ensure that the oxygen reaches the people, medicines reach the people. And I would request the people also to ensure that to instill self-discipline amongst them. Wear masks, maintain social distances, avoid going out when not necessary, and all the people who will be eligible from 1st May onward for vaccination, do not wait for vaccines, the Pfizer vaccine or the Sputnik vaccine. Get yourself vaccinated as quickly as possible, because vaccination plus social distancing is the protection we have against COVID-19. ठीक है गौरव। एडमिरल, फाइनल कमेंट सर। मुझे सिर्फ 2 लाइनें कहनी है। एक तो कहते हैं कि when the going gets tough, the tough gets going. So we are tough people and I'm sure that we will get going there. और एक लाइन जो मैं हमेशा कहता हूँ, हम होंगे कामयाब, हम हैं हिंदुस्तानी, तो इसलिए हम जरूर कामयाब होंगे। गिव अप नहीं करना है, और जो चीजें बताई जा रही हैं करने के लिए वो जरूर करें, फॉलो करें। सरकार अपनी तरफ से जो करना चाहिए वो सारे जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको उन्होंने मूव कर दिया है, और अभी हमारे ऊपर है कि हम उसको कैसे आगे बढ़ाएं।
ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुभेंदु, इस कार्यक्रम में हमारे साथ रहने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं जो मेडिकल ऑक्सीजन की एक कमी पिछले कुछ दिनों में देश में आ रही थी, उस कमी को पूरा करने के लिए काफ़ी बड़े कदम केंद्र सरकार की ओर से उठाए गए हैं, चाहे वो डिफेंस फोर्सेज हो, चाहे वो रेलवे हो, या उसके अलावा इंडस्ट्री हो और PSUs हो। सरकार हर तरह से किसी न किसी तरह से जो ऑक्सीजन है उसको देश के अंदर सुचारू रूप से हर ज़रूरतमंद तक ऑक्सीजन पहुंचे, उसकी कोशिशों में लगी हुई हैं और उन कोशिशों का परिणाम भी अब सामने आ रहा है। तो इसी के साथ अपने इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार। नमस्कार।